सेकेंड ईयर बॉटनी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल, और जिन टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे वो है इंटरफेस और सेल डिवीजन। सेल साइकिल क्या है? सेल की जो लाइफ होती है उसके अंदर कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं जिसकी वजह से सेल ग्रो करता है और फिर डिवाइड करता है। अब ये सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है कि भाई सेल अपने अंदर जो है वो कुछ एंजाइम्स की फॉर्मेशन करता है जिसकी वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होती है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी तो उसके अंदर कुछ कंटेंट की फॉर्मेशन होगी, कुछ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद क्या होगा कि वो डिवाइड होना शुरू कर देगा। 2 फेजेस हैं सेल साइकिल के, एक तो इंटरफेज है और सेकेंड फेज कौन सा है? डिवीजन फेज। इंटरफेज में क्या होगा कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा पर अपने आप को प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए। प्रिपेयर करेगा यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स की फॉर्मेशन करेगा जो उसके डिवीजन में हेल्प करेंगे। डिवीजन फेज में क्या होगा कि एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा सिंपली। कुछ सब स्टेजेस हैं इंटरफेज की। इंटरफेज जो है वो कुछ लंबे अरसे तक का फेज होता है, यानी 90% सेल साइकिल पे कंप्राइज करता है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ लंबे अरसे तक अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और जब उनके एग्जाम्स का पीरियड आता है तो वो कुछ शॉर्ट पीरियड में ही हो जाता है। इसी तरह सेल है कि वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कुछ लंबे अरसे तक, यानी कि इंटरफेज गुजारेगा, और जब उसका डिवीजन का फेज आएगा तो वो कुछ ही अरसे में ख़त्म हो जाएगा डिवाइड होकर। इंटरफेज को जो है वो 3 सब फेजेस में डिवाइड करते हैं: गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज। गैप 1 फेज में क्या होगा? सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? यानी कि अपने अमाउंट को डबल करेगा। ये एक सेल है, इसके अंदर ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद है। अब ये जो क्रोमैटिक नेटवर्क है जब ये ब्रेक होंगे तो क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स बनाएंगे। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं, और इन जीन्स के अंदर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इस डीएनए की फॉर्म में। ये डीएनए क्या है? ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। जब इस फेज में क्या होगा कि ये जो है अपने आप को प्रिपेयर करेगा इस डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो अब क्या होगा? जो पहले से बना हुआ डीएनए उसको ब्रेक करेगा और क्या करेगा? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा उसको आरएनए का, ताकि इसके ऊपर जो है दोबारा से न्यूक्लियोटाइड आकर लगे और डीएनए की फॉर्मेशन हो सके। तो अब इस फॉर्मेशन के लिए क्या करेगा? ये कुछ एंजाइम्स की प्रिपरेशन करवाएगा, जैसे हेलिकेज है। हेलिकेज एंजाइम का क्या फंक्शन है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है डीएनए का, ये इसको अनवाइंड कर देगा, यानी कि 2 डिफरेंट स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर देगा। इसी तरह एक एंजाइम की प्रिपरेशन होगी जिसे पॉलीमरेज कहते हैं। पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, छोटे छोटे से ये नजर आ रहे हैं आपको, इन न्यूक्लियोटाइड्स की बाउंडिंग कराएगा। बाउंडिंग करवाएगा तो दोबारा से ये डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। इसी तरह डिफरेंट एंजाइम से उनकी प्रिपरेशन करवाएगा जो उसको डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होंगे। अब इस फेज में क्या होगा कि सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फेज कौन सा है? सिंथेसिस फेज है। इसका ड्यूरेशन 35 से 40% तक होता है। इसके अंदर क्या होगा? डीएनए की रेप्लिकेशन होगी या सिंथेसिस होगी। वो एंजाइम्स जो G1 फेज में बने थे अब उन्हें यूटिलाइज करके ये अपना डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। कंटेंट डबल हो जाएगा डीएनए का। कैसे कि भाई ये एक क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है, ये इसकी जो सेंट्रल बॉडी है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, ये दोनों इसके आर्म्स हैं, इन दोनों आर्म्स को मिला के क्रोमेटाइड कहते हैं। अब जब डुप्लीकेशन होगी यानी कि ये अपना अमाउंट डबल करेगा तो क्या होगा कि ये अपनी इसी तरह का ये जो एक सिंगल क्रोमेटाइड था इसी तरह का एक और क्रोमेटाइड बना लेगा। तो अब ये भी क्रोमोसोम्स है और ये भी क्रोमोसोम्स है, दोनों क्रोमोसोम्स है, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका अमाउंट डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो इस तरह के जो जिसके अंदर ये डबल आर्म्स नजर आएंगे, क्रोमेटाइड्स नजर आएंगे, तो इस तरह के क्रोमोसोम्स को सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहते हैं। अब जब डिवीजन होगी दोनों कहलाएंगे क्रोमोसोम्स, मगर क्या हुआ कि यहाँ पर इसका डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का अमाउंट जो है वो डबल हो गया। अब जब डिवीजन का प्रोसेस होगा तो एक ये वाला जो क्रोमेटाइड से ये सिंगल सेल में जाएगा, एक सेल में चला जाएगा। इसी तरह ये वाला जो क्रोमेटाइड है ये दूसरे सेल में चला जाएगा। तो इनकी सेपरेशन हो जाएगी जब ये डिवीजन के फेज में जाएंगे।
तो इस फेज में क्या होगा कि डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, डीएनए अपना अमाउंट डबल करेगा, यानी कि अगर एक सिंगल क्रोमोसोम्स था तो वो सिस्टर क्रोमेटाइड्स बना लेगा अपने। G2 फेज गैप 2 फेज है। इस फेज में क्या होगा, प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, जैसे कि सेंट्रोसोम है, ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है। इन सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है कि ये स्पिंडल फाइबर बनाएंगे कि जब डिवीजन होगी तो ये क्रोमोसोम्स को अटैच करेंगे, और यहाँ भी जो है सेल का अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। G1 फेज में क्या हो रहा है कि सेल कुछ एंजाइम्स की प्रिपरेशन कर रहा है जो उसको डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। एस फेज में क्या हो रहा है, सिंथेसिस फेज में उन एंजाइम्स को यूटिलाइज कर कर ये अपने अमाउंट को डबल कर रहा है डीएनए के। अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इनके अमाउंट को डबल करके 92 बना देगा। इस फेज में क्या होगा कि अब जब ये डीएनए बन जाएगा तो ये डबल क्रोमेटाइड्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर एरर की भी चेकिंग होगी, प्रोटीन फाइबर्स बनेंगे, सेंट्रोमियर जो है वो डबल हो जाएगा, सेंट्रोसोम जो है वो डबल हो जाएगा, और कुछ एरर्स की चेकिंग होगी कि यानी अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड आकर किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड पे अटैच हो गया है तो उसको रिमूव करके उसकी जगह जो उसका डिजायर्ड न्यूक्लियोटाइड है उसको अटैच करवा देगा। जैसे ही G2 फेज खत्म होगा उसके फौरन बाद जो है वो डिवीजन का फेज स्टार्ट हो जाएगा, माइटोसिस, यानी कि ये वाला जो सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाले जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स इनकी सेपरेशन हो जाएगी और ये एक सेल में चला जाएगा, ये दूसरे सेल में चला जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं होती, न्यूट्रिएंट की शॉर्टेज हो जाती है, तो क्या होता है कि सेल G1 फेज के बाद G0 फेज में चला जाता है। जब उसको न्यूट्रिएंट की स्कैरिसिटी होगी तो उसके बाद वो डायरेक्टली G0 फेज में चला जाएगा। सेल यहाँ अपने फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, मगर डिवीजन में हेल्प नहीं करेगा। तो इस तरह जो है इंटरफेज के जो है तमाम फेजेस कंप्लीट हो गए। इसको सीज फेज भी कहते हैं, G0 फेज को। जब ये इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये डिवीजन फेज में चला जाएगा। डिवीजन फेज में क्या होगा भाई, प्लांट के अंदर ये माइटोसिस की जो डिवीजन है वो कहाँ होगी, एपिसिस पे, यानी कि इसके टॉप रीजन पे होगी। वो शूट का भी टॉप रीजन हो सकता है, रूट का भी हो सकता है। इसी तरह एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन कहाँ होगी, तमाम बॉडी पार्ट्स में। डिवीजन फेज जो है वो 10% कंप्राइज करता है सेल साइकिल पे, जबकि इंटरफेज जो है वो 90% कंप्राइज कर रहा था। इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद जो है वो सेल जो है वो माइटोटिक फेज में चला जाएगा और उसको सब डिवाइड करते हैं इन फेजेस में। पहली डिवीजन कौन सी होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। अब ये सब फेजेस इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आएंगे। दूसरी डिवीजन कौन सी होगी, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और इसे साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होगी उसको कैरियोकाइनेसिस भी कहेंगे। तो अब जो है वो हम माइटोसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। माइटोसिस क्या है, ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। इसी तरह साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। माइटोसिस में जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो सेम रहता है। अगर एक पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उससे बनने वाले डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये सेल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट सेल की। कहाँ होगी ये डिवीजन, वेजिटेटिव सेल में या सोमैटिक सेल्स में। पर्पस क्या है इसका, ग्रोथ में इन्वॉल्व होती है, रिप्लेस करेगी तमाम जो वॉर्न सेल्स होंगे उनको रिप्लेस कर देगी। जैसे कोई कट लग जाता है तो उसके बाद जो है वो नए सेल्स की जब फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर माइटोसिस का प्रोसेस होता है, और जो नए सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही होते हैं जैसे प्रीवियस सेल्स होते हैं, या जो डैमेज हो जाते हैं वही सेल्स होते हैं। किन ऑर्गेनिजम्स में होती है माइटोसिस, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में एमाइटोसिस होती है, सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, न्यूक्लियर मटेरियल डुप्लीकेट होगा, डंबल शेप होगा और दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। प्रोसेस को जो है वो सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, क्रोमोसोम्स हैं उसका, ये उलझे हुए धागों की सूरत में होता है जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं।
अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये ब्रेक होने लगेगा और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो क्रोमोसोम्स नजर आ रहा है ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा जिसे क्रोमोसोम्स कहेंगे। मिड में क्या होगा कि भाई ये क्रोमोसोम्स अब शॉर्ट होने लगेंगे। यहाँ देखेंगे ये कुछ लॉन्ग क्रोमोसोम्स हैं, अब इस तरह ये शॉर्ट होने लग जाएंगे, कंडेंस होने लग जाएंगे, इनमें कॉइलिंग होने लग जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये अपना पेयर बना लेंगे, वही सिस्टर क्रोमेटाइड्स बना लेंगे, एक साथ अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर से। हर क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अटैच होगा, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। ये जो नजर आ रही है आपको राउंडेड सी बॉडी, ये सेंट्रोसोम है। इसके अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है कि ये स्पिंडल यानी कि प्रोटीन फाइबर बनाएंगे। ये प्रोटीन फाइबर्स बना रहे हैं। जब इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है तो इंटरफेस में ये सेंट्रोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है माइटोसिस का, तो ये जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाएंगे। पहले क्या हुआ था कि इनका जो क्रोमेटिन नेटवर्क था वो छोटे छोटे धागों में ब्रेक हुआ, जिसे क्रोमोसोम्स कह रहे थे हम। क्रोमोसोम शॉर्ट हुए, कंडेंस हुए, इनके अंदर कॉइलिंग स्टार्ट हुई, इन्होंने अपने पेयर्स बना लिए जिन्हें सिस्टर क्रोमेटाइड्स कह रहे थे। इसी तरह इसके जो सेंट्रोसोम्स है ये डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेस के अंदर ही, मगर जब प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो ये अपोजिट पोल्स में मूव हो गए और प्रोटीन फाइबर यानी कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इन प्रोटीन फाइबर से, स्पिंडल फाइबर से आके अटैच होना शुरू हो जाएंगे। अटैच होने लग जाएंगे तो ये इन सिस्टर क्रोमेटाइड्स यानी क्रोमोसोम्स को पकड़ना शुरू कर देंगे और अपने साथ अटैच कर लेंगे। अब यहाँ जो ये न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्लियरली विजिबल नजर आ रही है ये भी अब यहाँ पर डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। ये जो सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं ये प्रोटीनेशियस फाइबर हैं, ये एक अपैरेटस बना लेते हैं जिसे माइटोटिक अपैरेटस कहते हैं। जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी डिसअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स को अटैच करना शुरू कर देंगे। वही बात है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो कंप्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगे। सेंट्रोसोम्स मूव करेंगे अपोजिट पोल पर और प्रोटीन फाइबर से अटैच हो जाएंगे और माइटोटिक अपैरेटस बना लेंगे। अब यहाँ तीन तरह के फाइबर्स बनेंगे। पहले जो है वो कंटिन्यूस फाइबर है जो कि एक पोल से दूसरे पोल के साथ रन कर रहे हैं। कंटिन्यूस फाइबर वो हैं जो इस पोल से स्टार्ट होंगे और इस पोल पर आकर ख़त्म होंगे। जैसे ये वाला फाइबर नज़र आ रहा है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक आकर ख़त्म हो रहा है। इसी तरह सेकेंड टाइप के फाइबर प्रोटीन फाइबर या स्पिंडल फाइबर बनेंगे जो एक पोल से स्टार्ट होंगे, इक्वेटर यानी कि मिड पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर आकर ये स्टॉप कर रहे हैं जहाँ से इन्होंने क्रोमोसोम्स को अटैच किया हुआ। तो इस तरह के फाइबर डिसकंटिन्यूस या हाफ स्पिंडल फाइबर भी कहलाते हैं। थर्ड टाइप कौन सी है, एस्ट्रल फाइबर है। ये वो फाइबर्स हैं जो अपोजिट साइड पर जो है किसी भी पोल के रेडिएट करेंगे, तो इन्हें एस्ट्रल फाइबर कहते हैं। प्लांट में क्या होता है कि ये एस्ट्रल फाइबर जो है वो नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ दो तरह के फाइबर बनते हैं, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस फाइबर, जबकि एनिमल सेल में एस्ट्रल फाइबर्स की भी फॉर्मेशन होती है। मेटाफेज क्या है, ये सेकेंड फेज है सेल डिवीजन का। यहाँ क्या होगा कि क्रोमोसोम्स अटैच हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे। ये क्रोमोसोम्स हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हैं, इन्होंने अपने दोनों क्रोमेटाइड्स बना लिए जिन्हें सिस्टर क्रोमेटाइड्स कह रहे हैं। ये सेंट्रोसोम्स हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है कि स्पिंडल फाइबर बनाएगा। अब ये जो स्पिंडल फाइबर जो है प्रोटीन स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच हो रहे थे प्रोफेज के अंदर, मगर उनकी जो पोजीशन थी वो सेपरेट थी, मतलब कुछ यहाँ अटैच हो रहे थे तो कुछ यहाँ पर अटैच थे। इस वाले फेज में क्या होगा कि ये एक मिडिल पॉइंट पर आके एक ही लाइन में आके जमा हो जाएंगे जिसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। अब यहाँ क्या होगा, जो इनका सेंट्रोमियर ये जो सेंट्रल बॉडी है बीच की वो भी डिवाइड होने लग जाएगी और अटैच हो जाएंगे ये काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर क्या है कि एक सेंट्रोमियर है, ये इसके अंदर दो तरह की प्रोटीन्स बनती हैं, एक इस पोजीशन में बनेगी और एक इस पोजीशन में बनेगी। तो इस पोजीशन से क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स आके एक क्रोमोसोम्स इधर आके अटैच हो जाएगा और एक क्रोमोसोम्स आके इधर अटैच हो जाएगा। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कि सेंट्रोमियर के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन है जिसे काइनेटोकोर कह रहे हैं।
काइनेटोकोर क्या कर रही है, स्पिंडल फाइबर को अटैच कर रही है। यहाँ पर अब जो है नेक्स्ट फेज में क्या होना है कि इन जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं इनकी सेपरेशन होनी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इनका सेंट्रल बॉडी जो है वो क्रोमोसोम्स की जिसे सेंट्रोमियर कह रहे हैं वो भी डिवाइड होगी तो ही ये दोनों सेपरेट हो सकेंगे क्रोमोसोम्स, एक इस पोजीशन में और एक इस पोजीशन में। तो ये यहाँ इस फेज में क्या होगा, सिंपल कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर प्रोटीन जो है ये इसके साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे और एक मिडल पॉइंट पे अटैच हो जाएंगे जिसे इक्वेटोरियल प्लान कहेंगे। नेक्स्ट फेज क्या है, एना फेज है। वो जो सेंट्रोमियर वहाँ डिवाइड हुआ था यहाँ पर आके अलग अलग क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाएगा और सेपरेशन स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ जो वो स्पिंडल फाइबर बने थे उनकी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। शॉर्ट होंगे तो फिर ये क्या करेंगे, अपोजिट पोल पर मूव करने लग जाएंगे। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं पहले ये इस पोजीशन में यहाँ सेंट्रल पॉइंट में अटैच्ड है मेटाफेज में। फिर क्या हुआ कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, यानी कि ये शॉर्ट होना शुरू हो गए। शॉर्ट होने लगेंगे तो ये इन सिस्टर क्रोमेटाइड्स की सेपरेशन करा देंगे और इनको अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, खींचना शुरू कर देंगे ताकि ये इक्वली एक एक सेल्स में डिवाइड हो सके। सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो जाता है, यहाँ सेंट्रोमियर मेटाफेज से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों अलग अलग क्रोमेटाइड्स जो हैं वो सिंगल क्रोमेटाइड्स के साथ साथ अटैच हो जाएंगे। तो एनाफेज में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स की सेपरेशन हो जाएगी और इनको अपोजिट पोल्स पर मूव करना शुरू करा देंगे। इसी तरह टीलोफेज स्टार्ट हो गया। टीलोफेज जो है वो लास्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस का। इसके अंदर क्या होगा कि ये पूरा रिवर्स है प्रोफेज का, यानी कि जो जो इवेंट्स प्रोफेज में हुए थे वो सब इसके अंदर रिवर्स पोजीशन में होंगे। वहाँ क्या हो रहा था कि क्रोमेटाइड्स कॉइल हो रहे थे, शॉर्ट हो रहे थे और थिक हो रहे थे। यहाँ क्या होगा, ये अनकॉइल हो जाएंगे, इलोंगेट होने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे, थिन हो जाएंगे और इनविजिबल होंगे, यानी कि नजर नहीं आएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपेयर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो है वो डॉटर टू डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म हो जाएंगे अपोजिट पोल, एक एक पोल पे। ये 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गई हैं, हर एक के पास जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रोसोम्स है। ये भी अपोजिट पोल पे मूव हो गया। अब इनके साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रीअपेयर हो गई है और न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर हो गया, जो कि प्रोफेज 1 में जो है वो डिसअपेयर हो गए थे। तो इस फेज में आकर ये रीअपेयर होना शुरू होगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि अब जो है कैरियोकाइनेसिस के फौरन बाद साइटोकाइनेसिस हो जाती है। तमाम प्लांट्स में जो है वो कैरियोकाइनेसिस के फौरन बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। मगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्हें फंजाई कहते हैं, तो उसमें कैरियोकाइनेसिस होने के बाद कुछ पार्ट गुजरता है और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट होती है। मगर यहाँ फौरन ही बाद जो है वो साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वो सेल है जो कि टीलोफेज से आया और इसने 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है। तो वहाँ तक क्या हो गया था कि इसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो गई थी, दोनों अपोजिट पोल में मूव कर गए थे, इसका क्रोमोसोम्स जो है वो अनकॉइल होने लग गया था और अब दोबारा से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था, जिसे क्रोमेटिन नेटवर्क कह रहे थे। इसी तरह सेंट्रोसोम्स भी जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाए हुए थे, वो डिसॉल्व होने लग गए थे। अब ये भी ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद ये भी अलग अलग सेल्स में चले गए। अब क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ इनके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी। तो ये साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगी और 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो है साइटोकाइनेसिस थोड़ी डिफरेंट होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होती है मिडिल पॉइंट पर। कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी तो ये आउटसाइड से डेवलप होगी और इन साइड पर जो है वो इसकी मूव करने लग जाएगी। पहले ये थोड़ी सी होगी, फिर जो है इसकी मेम्ब्रेन इनवर्टली ग्रो होगी दोनों साइड से। इनवर्टली ग्रो होने के बाद क्या करेगी, ये 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी। जबकि प्लांट सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लांट सेल में जो है वो डिवीजन जो है वो इन साइड से आउटसाइड होती है। यहाँ क्या होगा कि गोल्जी बॉडीज हैं प्लांट के अंदर, वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेंगी जो कि इन साइड से बनने लगेंगी और ये जो है वो प्रोग्रेस करने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी और
फ्यूज कर जाएंगी इसकी सेल मेम्ब्रेन से। फ्यूज करने के बाद एक वक्त आएगा कि पूरी प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद सेल वॉल बन जाएगी और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होके ये इनवर्टली ग्रो हो रही है, इनवर्टली ग्रो होकर ये 2 सेल्स में डिवाइड कर रही है। इसी तरह प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि गोल्जी बॉडीज जो है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाएंगी और ये इनसाइड से आउटसाइड पर होगी। ये रिटर्न फॉर्म है कि भाई एनिमल सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी और डिवीजन आउटसाइड से इनसाइड पर होगी और कंप्लीटली डिवाइड कर देगी साइटोप्लाज्म को। इसी तरह प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी और वो इनसाइड से ग्रो होकर आउटसाइड पर आएगी और 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगी। डिफरेंसेस क्या हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल के माइटोसिस में? यहाँ जो फॉर्मेशन है स्पिंडल फाइबर की वो एन-एस्ट्रल है, यानी कि ये जो फाइबर्स स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं जो पोल्स के अपोजिट साइड पर छोटे छोटे से हैं, रेडिएट कर रहे हैं किसी भी एक पोल की साइड पर। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है ये प्लांट में नहीं होती, जबकि यहाँ क्या होगा कि एस्ट्रल की फॉर्मेशन होगी दोनों ही सेंट्रोसोम्स के पास, यानी कि यहाँ भी एस्टर की फॉर्मेशन होगी एस्टर फाइबर्स की और यहाँ भी फॉर्मेशन होगी। सेकेंड डिफरेंस क्या है भाई कि प्लांट के अंदर सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनेंगे? तो क्या होगा कि वो पोजीशन जहाँ से ये सेंट्रोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कर रहा है, बिल्कुल उसी पोजीशन से जो है वो प्रोटीन फाइबर या स्पिंडल फाइबर अराइज होना शुरू हो जाएंगे, मगर इनका जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका या डिस्कवर नहीं किया जा सका। जबकि प्लांट के अंदर जो है वो राउंडेड बॉडी है, सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स का क्या काम है कि वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। इसी तरह एक और ग्रुप हमने पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में कि फंजाई के अंदर क्या होता है कि इनके न्यूक्लियस के अंदर ही ये स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं, इसीलिए उनको सेपरेट किंगडम में रखा गया था। यहाँ जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं वो न्यूक्लियस के बाहर बन रहे हैं, मगर फंजाई में जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होगी प्लांट सेल के अंदर वो होगी सेल प्लेट फॉर्मेशन से, यानी कि अंदर जो है वो गोल्जी बॉडीज प्लेट्स बनाने लगेगी और जो है वो इनसाइड से उसको आउटसाइड ग्रो करके 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी। इसी तरह प्लांट सेल के अंदर क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी, सेल जो है वो अंदर की तरफ ग्रो करने लगेगा आउटसाइड से इनसाइड और ये ग्रोथ जो है वो प्रोग्रेस होगी, प्रोग्रेस होने के बाद ये 2 सेल्स में डिवाइड कर देगी। सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की? रीजनरेट करती है डैमेज सेल्स को। कोई भी और सेल है स्किन का डैमेज हो चुका है, माइटोसिस का प्रोसेस होगा और नए सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट करवा देगा वहाँ। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, उन्हें पढ़ा होगा आपने 120 डेज में ये डेथ हो जाती है इनकी, फिर दोबारा से नए सेल्स बनते हैं, तो वहाँ भी कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस का प्रोसेस होता है। क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो मेंटेन रहते हैं, सेम रहते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाले जो डॉटर सेल्स होंगे, नए बनने वाले सेल्स होंगे, उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही मौजूद होंगे। जब मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन होती है तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के बाद से नए ऑर्गेनिज्म बनने तक जितनी भी चेंजेस होंगी, जैसे प्लांट सेल की बात कर लें तो जाइगोट के बाद उसका एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद जो है वो नया प्लांट डेवलप होगा। तो इस तमाम प्रोसेस के अंदर जितनी भी डिवीजन्स होंगी वो तमाम की तमाम माइटोसिस के थ्रू होंगी, यानी कि ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर नए सेल्स बन रहे हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं। प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस कहाँ होगी? नए पार्ट्स बनाएगी, रूट्स के, लीव्स के, स्टेम्स के या ब्रांचेस के, रिपेयर करेगी डैमेज सेल्स को। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी, जैसे ग्राफ्टिंग में हेल्प करेगी। टिश्यू कल्चर हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लांट का, एक्स प्लांट का जो वो टिश्यू लेके उसको न्यूट्रिएंट मीडिया पे अगर ग्रो करवा दें तो उसके अंदर डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस के थ्रू होगी। डिवाइड होने के बाद कैलस की फॉर्मेशन होगी, फिर अनडिफरेंशिएटेड मास बनेगा, फिर उनके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगी और नया प्लांट अराइज करवा देगा। तो प्लांट में जो है वो और हायर प्लांट्स में ये जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ये पूरा ओवरव्यू है माइटोसिस का। पहले क्या होगा कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसकी डिसअपेयर होने लग जाएगी। ये इंटरफेस का स्टेज है
जिसके अंदर जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो ब्रेक होकर क्रोमोसोम्स में बन जाता है। सेंट्रोमियर है, सेंट्रोसोम है जिसके अंदर सेंट्रियोल हैं जो कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करवाएंगे। फिर उसके बाद प्रोफेज स्टार्ट होगा। प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क के क्रोमोसोम से सिंगल क्रोमेटाइड है, ये जो है वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाने लगेगा और सिस्टर क्रोमेटाइड्स बना देगा। ये जो सेंट्रोसोम है ये भी डुप्लीकेट कॉपी बना लेता है इंटरफेस के अंदर ही, और ये दोनों एक साथ नजर आएंगे। फिर क्या होगा, प्रोफेज के ही स्टार्ट में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोसोम है ये अपोजिट पोल पे मूव करने लग जाएगा। अपोजिट पोल पे मूव करेगा तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा। स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या है कि ये क्रोमोसोम्स को अटैच करेंगे, क्रोमोसोम्स को अटैच करेंगे, मगर यहाँ जो है इनकी अलाइनमेंट या पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगी। कोई अगर इस पोजीशन में जा रहा है तो कोई इस पोजीशन में अटैच है, कोई इधर अटैच होगा तो कोई इस पोजीशन में अटैच होगा। फिर उसके फ़ौरन बाद ही मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम जो है वो सेंट्रल पॉइंट पर आकर अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 तरह के फाइबर्स बन रहे थे, वो भी पढ़ा है हमने। एक कंटिन्यूस फाइबर है, एक डिसकंटिन्यूस फाइबर है। कंटिन्यूस फाइबर क्या है, वो एक पोल से दूसरे पोल में कनेक्ट हो रहे हैं। डिसकंटिन्यूस फाइबर क्या है, वो इस पोल से कनेक्ट होकर इक्वेटर पर आ रहे हैं। इसी तरह एक और फाइबर पढ़े थे हमने जो एस्ट्रल फाइबर हैं, वो जो है वो अपोजिट पोल पे एक पोल पे जो है वो रेडिएट कर रहे हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई प्लांट सेल के अंदर जो है ये एस्टर फाइबर की फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि एनिमल सेल के अंदर एस्टर फाइबर की फॉर्मेशन होती है। फिर मेटाफेज के फौरन बाद, मेटा मतलब बिटवीन होता है, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो बिटवीन में आ गए, सेंट्रल पॉइंट में आ गए, जैसे इक्वेटोरियल प्लेन कह रहे हैं। मेटाफेज के बाद क्या होगा कि एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा जिसे एनाफेज कहेंगे। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स हैं इनके अंदर सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये अपोजिट पोल पे मूव होने लग जाएंगे। अपोजिट पोल पे मूव होंगे, कैसे मूव होंगे कि भाई ये जो स्पिंडल फाइबर यानी प्रोटीन फाइबर बन रहे हैं ये जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे और अलग अलग पोल्स पर जाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ ये जो अलग अलग पोल्स पर जा रहे हैं तो इसके बाद जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। यहाँ पर क्रोमोसोम्स की फिजिकल सेपरेशन हो रही है, फिजिकली यहाँ पर सेपरेट हो गए। एनाफेज के फौरन बाद टीलोफेज स्टार्ट होता है। टीलोफेज में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अपेयर होना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियोलस जो है वो भी यहाँ बना हुआ नहीं है, मगर यहाँ बना लेगा, यहाँ न्यूक्लियोलस भी रीअपेयर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सिस्टर क्रोमेटाइड्स थी जिनमें सेपरेशन हो गई थी ये सेपरेट सेपरेट सेल में चले जाएंगे, और ये जो सेंट्रोमियर थे जिनमें स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही थी ये स्पिंडल फाइबर जो है वो ब्रेक होने लग जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे तो ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल पर मौजूद रहेंगे। उसके फौरन बाद टीलोफेज के बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ तक जो है वो इन तमाम फेजेस में न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब जो है नेक्स्ट फेज उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि इनका जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट है वो भी ब्रेक होने लग जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो ये 2 सेल्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स नंबर अगर यहाँ 46 थे तो यहाँ भी 46 ही रहेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि भाई प्लांट सेल के अंदर जो है वो साइटोकाइनेसिस जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन से होगी, यानी कि गोल्जी बॉडीज जो हैं वो सेल प्लेट बनाना शुरू करेंगी, इनसाइड से आउटसाइड बनेगी। जबकि एनिमल सेल में क्या होगा कि कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होगी और सेल जो है वो इनवर्टली ग्रो होने लग जाएगा और ये आउटसाइड से इनसाइड पर मूव करेंगे। तो इस तरह साइटोकाइनेसिस से 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इंटरफेज में क्या पढ़ा था हमने कि डिफरेंट फेजेस होते हैं। G1 फेज होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स की प्रिपरेशन होती है जो उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। इसी तरह सिंथेसिस फेज पढ़ा था जिसके अंदर जो है वो एक सिंगल RNA से DNA का अमाउंट डबल कर लेता है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फेज था G2 फेज था जिसके अंदर ये जो स्पिंडल फाइबर यानी ये जो सेंट्रोसोम्स हैं इनका अमाउंट डुप्लीकेट होगा। अगर राइबोसोम्स हैं तो राइबोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, यानी प्रोटीन फाइबर की जो फॉर्मेशन के पैरेटस हैं वो तमाम के तमाम डुप्लीकेट हो जाएंगे। सम टर्म क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती तो सेल जो है वो G1 फेज के बाद डायरेक्टली जो है वो G0 फेज में चला जाता है।
उसको न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती। जब न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो अपने रिजर्व फूड मटेरियल को जो उसने रिजर्व किया हुआ था, स्टोर किया हुआ था, उसको यूटिलाइज करने लगता है। यूटिलाइज करके वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को तो परफॉर्म कर लेता है, मगर उसके पास एबिलिटी नहीं होती कि वो मज़ीद डिवाइड करे। तो एग्जाम में एक सवाल आता है कि इंटरफेस को जो है वो रेस्टिंग फेज क्यों कहा जाता है, रेस्टिंग फेज क्यों नहीं कहा जाता। तो इसका आंसर ये है कि भाई वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, अपने फंक्शंस तो परफॉर्म कर रहा है, डिवाइड नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, मेटाबॉलिकली अपनी तमाम फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी सेल का फंक्शन है कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है तो वो रेस्पायर तो कर रहा है, डिवीजन नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, मतलब वो अपने तमाम फंक्शंस को इक्वली परफॉर्म कर रहा है।